हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये तो मेरा सीरीज जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का चल रहा है। इससे पहले हम 1 से लेकर 400 प्रश्न ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें 200 हिस्ट्री के प्रश्न और 200 भारतीय संविधान के प्रश्न करवाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज मेरा जो है ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, इसमें भी हम 200 प्रश्न पढ़ेंगे, जो 401 से लेकर 600 तक प्रश्न जो है ज्योग्राफी का है ये। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके यहाँ से आप PDF उसका पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की मेरा जो पहला प्रश्न है, जो 401 में पहला प्रश्न है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुराण में। दोस्तों, आइए इसके व्याख्या आप समझिए। यहाँ से भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों में मिलता है, जिसका नामकरण प्राचीन ऋग वैदिक कालीन जन्म जो है भरत के नाम पर हमारा भारत का नाम जो है भारत रखा गया है। विष्णु पुराण में समुद्र हिंद महासागर के उत्तर व हिमालय के दक्षिण स्थित देश को भारत एवं उसके क्षेत्र के निवासियों को भारतीय बताया गया है। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ले गई है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत भी आया है, ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये यूनानी शब्द से लिया गया है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य सिंधु इंडस नदी के आसपास का क्षेत्र है। रोमवासी इस नदी को इंडस एवं उसके पूर्व स्थित भूभाग को इंडिया नाम से पहचानते थे। पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दिया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ये 7वां हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात 7वां स्थान है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर। दोस्तों, आपको हम समझा दें, देखिए यहाँ से इसको आपको हम समझाते हैं। ये पूरा अगर आपको वर्ल्ड के मैप है तो पृथ्वी में यहाँ पे लगभग में 2.4% जो है भूभाग पर इंडिया पे बसा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। देखिए ये विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2.4% है, और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इसका उत्तर तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हमारे भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। बहुत सारे लोग उसको ट्रिक बना के याद किए हुए हैं, जैसे मित्र पर गमछा झाड़, गुजरा हम बनाए हुए गुजरा मंत्र पश्चिमी। देखिए दोस्तों, इस 8 राज्य के नाम हम यहाँ से आपको बताते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में आप यहाँ समझिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, तथा भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर निकलती है। लेकिन इनमें 2 राज्य मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से, जिन्हें दोनों रेखाएं गुजरती हैं, ये कर्क रेखा भी और मानक समय रेखा भी, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। तो इसके बारे में आप यहाँ समझिए, कर्क रेखा हमारी ये भारत के 8 राज्यों होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों, आप उसको याद रखें, BPSC कोई भी PCS एग्जाम में ये सब प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिए जाते हैं।
और इसी में देखिए भारत के मानक समय रेखा जो है भारत से 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ये राज्य से होकर गुजरते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हम आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश की जो केबुथी जो है ये सबसे पश्चिम के अंतिम बिंदु है। तो आपको दोस्तों प्रश्न ये इस प्रकार भी बनता है, ज्योग्राफी में पूछ लिया जाएगा आपको, सबसे पहले हमारे इंडिया में सूर्योदय कहाँ होती है, तो हो जाएगा केबुथी, जो अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर है। इसकी व्याख्या यहाँ समझ लीजिए। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु केबुथी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकोल जो लद्दाख में है, और दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है, और पश्चिम बिंदु गौर माता जो गुजरात में स्थित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 29 डिग्री और 8 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, अतः भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर ये है। दोस्तों इसको आप याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये 7516.6 किलोमीटर जो है भारत का संपूर्ण तटीय सीमा है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत की कुल सीमा जो है ये 22,716.61 किलोमीटर है, और भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है ये 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत के कुल तटीय सीमा जो है, ये मेरा प्रश्न था, जो 7516.6 किलोमीटर ये कुल तटीय सीमा है। हम इसी में आपको बता दें, भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा जो है अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप के अतिरिक्त यो 100 किलोमीटर है। तो इसको दोस्तों आप याद रखें, ये अलग अलग प्रश्न जो है अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा भारत की कुल सीमा कितना है, तो ये आपको उत्तर हो जाएगा। भारत का कुल स्थलीय सीमा कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर। लेकिन भारत के कुल तटीय सीमा कितना हो जाएगा, तो 7516.6 किलोमीटर है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये महाभारत के नाम से वो जाने जाते हैं। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई ये 3800 से 4200 मीटर है। ये मध्य हिमालय के मध्य एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं, इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, और नेपाल में वो महाभारत के श्रेणी के नाम से वो जाने जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 4 राज्यों से होकर ये सीमा बनाते हैं। ये जो देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझ लीजिए। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड म्यांमार से सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये सबको याद रखें, ये बीपीएससी के हाई लेवल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन राज्यों म्यांमार से सीमा नहीं बनाते हैं। पूरब वाले राज्य के नाम आपको दे दिया जाएगा, जो 7 सिस्टर जो हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ये असम, मणिपुर, ये सब हैं जो 7 सिस्टर जो राज्य हैं जो पूर्वी भाग में, इसका राज्य नाम दे दिया। जैसे कि आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा, तो इसको आप याद रखें। तो म्यांमार से सीमा देखिए दोस्तों, फिर से आपको बताते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड म्यांमार से सीमा बनाते हैं। मेघालय म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, तो उसको आप याद रखें। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत कौन कौन से कटिबंध में है,
तो उसका उत्तर हो जाएगा ये उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध है। तो इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। कर्क रेखा से उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध, जबकि कर्क रेखा से दक्षिण भाग उष्ण कटिबंधीय। दोस्तों आपको बता दें, अगर ये पूरा वर्ल्ड के मैप में है तो ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया। तो इस सबको याद रखें। देखिए यहाँ से कर्क रेखा से उत्तरी भाग, ये उत्तर वाले भाग जो हो गया आपको शीतोष्ण कटिबंध, जबकि कर्क रेखा से दक्षिण भाग को उष्ण कटिबंधीय ये कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा है जिसे इक्वेटर कहते हैं, और ये हो गया मकर रेखा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से कौन नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय नदी के भाग नहीं है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझ लीजिए। गंगा नदी हिमालय नदी तंत्र का भाग है, वही प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब प्रायद्वीपीय नदी के ये भाग हैं। इसी में देखिए, और भारत के प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी तट के पास प्रायद्वीपीय नदियों के पानी को बांटने का कार्य करती है, जिससे यह पानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बंट जाते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शत्रुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सतलज नदी का जो पुराना नाम है। दोस्तों यहाँ से देखिए ये नदी और उसके पुराना नाम क्या है, जो वर्तमान में जो नदी है उसके पुराना नाम क्या था। जैसे देखिए इसकी व्याख्या में पंचनद नदियों के प्राचीन नाम निम्नलिखित, जैसे कि झेलम को जो वर्तमान में झेलम नदी है उसके पहले बेतास्ता नदी के नाम से जाने जाते थे। वही चिनाब नदी जो वर्तमान में है उसको अस्कलिन के नाम से जाने जाते थे। वही रावी नदी को प्रसनी कहा जाता था, और ब्यास नदी को बिपाशा, और सतलज नदी को शत्रुद्री नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आप याद रखिए इसको भी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल झील से होता है। इस सब को आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के किस स्थान में से प्रवेश करती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये दम चौक के भाग से प्रवेश करती है। यहाँ से देखिए उसकी व्याख्या से आप समझिए। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। वही सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि शयोक, गिल, गीत, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब आदि प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? तो मतलब दोस्तों प्रश्न ये है कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये झेलम नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। सिंधु नदी के सहायक नदी झेलम पर श्रीनगर स्थित है। वही झेलम नदी भारत तथा पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। किशन गंगा झेलम के सहायक नदी हैं। वही झेलम अनंतनाग एवं बारामूला के बीच नौगम्य है। पाकिस्तान में चिनाब से भी मिली हुई है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कश्मीर घाटी का ये निर्माण करती है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। वही झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। प्राचीन समय में भारतीयों ने झेलम को बितास्ता कहा और यूनानियों ने इसे हाइड्रोस्पीज भी कहा है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो देखिए यहाँ से आप इसकी व्याख्या, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और
स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांडी, चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनाती हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उसका उत्तर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित हैं। दोस्तों याद कर लीजिए, ये प्रश्न सब बहुत भी आए हैं। महान हिमालय की पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पटकाई बूम भारत के पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। ये पहाड़ियाँ पूर्वांचल हिमालय में स्थित हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, महाराणा रंजीत सिंह बांध कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये थीन बांध को जो है महाराणा रंजीत सिंह बांध कहा जाता है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। थीन बांध को महाराणा रंजीत सिंह बांध भी कहे जाते हैं। वही जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर स्थित है। थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इससे पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर का ये लाभ मिलता है इस नदी से, इस बांध से। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पेरियार नदी को। दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा पेरियार बांध किस स्टेट में है, तो हो जाएगा केरल। और केरल की गंगा के नाम से भी पेरियार नदी कहा जाता है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी को केरल की गंगा भी कहा जाता है। पेरियार नदी का केरल में इडुक्की बांध भी है। दोस्तों याद रखें, पेरियार बांध है तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, इसको याद रखिए आप। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से है। यह केरल व तमिलनाडु में बहती हैं। इस सबको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग स्थित है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भगीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है और देवप्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। 5 प्रयाग जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, अदेव प्रयाग। यहाँ देखिए विष्णु प्रयाग विष्णु प्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा, और नंद प्रयाग जो है अलकनंदा व नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा व पिंडार गंगा, और रुद्र प्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी, देव प्रयाग भगीरथी व अलकनंदा। जिस प्रकार देव प्रयाग जो भगीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है, इसी प्रकार जो है विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा पर स्थित है। तो दोस्तों इस सबको याद रखिए। इसी प्रकार नंद प्रयाग जो अलकनंदा व नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, और कर्ण प्रयाग अलकनंदा व पिंडार गंगा के नदी के संगम पर स्थित है, और रुद्र प्रयाग जो अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा पद्मा के नाम से वो जाने जाते हैं। यहाँ से देखिए इसके बारे में, फरक्का जो है पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे हुगली ये पश्चिम बंगाल और पद्मा चल जाती है बांग्लादेश। हम अब दोस्तों फिर से समझाते हैं आपको। फरक्का में जो है पश्चिम बंगाल में जो फरक्का है, यहाँ से गंगा नदी की धारा 2 धाराओं में ये विभाजित हो जाती है। पहला धारा एक धारा जो चल जाती है, मुख्य धारा एक धारा जो है हुगली जो पश्चिम बंगाल होते हुए, और दूसरा पद्मा जो है बांग्लादेश होते हुए बहती है ये। इसी में देखिए, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। और गंगा नदी का उद्गम स्थान जो गंगोत्री है दोस्तों, और गंगा नदी की जो है पश्चिम बंगाल में संगम पर बहुत बड़ा डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये महानदी जो अरब सागर में ये नहीं गिरती है, क्योंकि महानदी जो है ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ समझाते हैं, इसकी व्याख्या समझिए। माही नदी ताप्ती, जैसे माही, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ अपना जल अरब सागर में
प्रभावित करती हैं, जबकि महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। वही महानदी का उद्गम स्थल जो छत्तीसगढ़ राज्य में सिहवा पहाड़ी के निकट से स्थित है। ये सब दोस्तों याद रखिए आप, निकट से हुआ है। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है और ओडिशा को शोक भी कहा जाता है। जिस प्रकार बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इसी प्रकार ओडिशा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। दोस्तों इस सब का आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो उसका उत्तर हो जाए नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी नदी बहती है जो पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस सब को आप याद रखें। इसी में देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये नर्मदा नदी ही है। इस सब को आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा माही नदी। इसके बारे में उसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, इस सब को याद रखिए, ये बहुत भी प्रश्न है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वही कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को काटती है। जैसे देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर अगर वर्ल्ड है तो ये कर्क रेखा हो गया और ये हो गया भूमध्य रेखा और ये हो गया मकर रेखा। तो कर्क रेखा को जो 2 बार इस प्रकार ये काटती है ये माही नदी हो गया। वही कांगो नदी को 2 बार काटती है भूमध्य रेखा, ये भी इस तरह से कहीं काटती है 2 बार। और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। इसको याद रखें, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, इसी प्रकार इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की सीमांत लंबाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। दोस्तों इससे पहले हम आपको बताए हैं, फिर से यहाँ से समझिए आप इसके बारे में। सीमांत लंबाई मतलब स्थलीय सीमा बारे में हमको पूछ रहा है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई, कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वही भारत की कुल सीमा जो है 22,716 भारत की कुल सीमा 22,716.101 किलोमीटर है। वही भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है ये 7516.16 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये चिनाब नदी के नाम से। दोस्तों इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, उसको आप याद रखें। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है, आपको पूछ लिया जाएगा बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा से ही चिनाब नदी का उद्गम स्थल है ये। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेघालय में। दोस्तों हम आपको बता दें गारो खासी जयंतिया नाम का यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया है ये, जो आपको बता दें सबसे अधिक बारिश जो हमारे इंडिया में ये मेघालय राज्य में ही होती है। जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ है इससे टकरा के बादल जो है रह जाते हैं, जिससे कारण से क्या होता है आगे नहीं जा पाते हैं, जिससे वर्षा बराबर होते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी एरिया है इसी में। और गारो जनजाति जो पहाड़ है इसी के नीचे रहने वाले आदमी को गारो कहा जाता है। और खासी नाम का जो पहाड़ी एरिया है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला जो जनजाति उसको खासी कहा जाता है। और जयंतिया जो पहाड़ है इस एरिया में मेघालय में, इसके इर्द गिर्द रहने वाली जो जनजाति को जनजाति कहा जाता है, जो जयंतिया जनजाति कहा जाता है। तो इसी में देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझ लीजिए। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। जनजातियों की निवास करने के आधार पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। शिलोंग पठार पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में एक पठार है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में यह मीठे पानी की झील है, इस सबको याद रखिए आप। और इस झील में स्थित घास के द्वीपों के फुमडी कहा जाता है। लोकटक झील में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय
पार्क स्थित है जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा जो किस राज्य में जो तैरता हुआ पार्क है, तो हो जाएगा ये मणिपुर में। और लोकटक झील जो है मणिपुर में ही स्थित है जिसे केबु लमजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आपको ये भी पूछा जाएगा, बताइए कौन एक ऐसा झील में ये राष्ट्रीय पार्क है, तो हो जाएगा लोकटक झील में जो केबु लमजाओ राष्ट्रीय पार्क है ये। इसी में देखिए आगे, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये नंदा देवी है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझे। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय है। इसी में देखिए, और कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय की ऊंची चोटी नंदा देवी है। माना एवं नीति कौल द्वारा यह भाग तिब्बत से जुड़ा हुआ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा भाग कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये नेपाल हिमालय होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से इसकी व्याख्या, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 मीटर है। वही नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 और कहीं कहीं 850 भी लिखा रहता है। ये दोस्तों याद रखिए आप इसको, मतलब 8,848 या 8,850 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसको आप याद रखिए। तो लगभग में 9 किलोमीटर लगभग में ये ऊंचाई है ये माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी। इसी में देखिए आगे, नेपाल तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमाऊं हिमालय स्थित है। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। दोस्तों अगर आप हिमालय के अगर मैप के पढ़ेंगे तो हिमालय जो हमारे इंडिया के जो उत्तरी छोर पर जो हिमालय तरह से जो है इसके अलग अलग पार्ट के नाम से जाने जाते हैं। काली हिमालय, सतलज हिमालय, नेपाल हिमालय, ये अलग अलग पार्ट। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। इसी में देखिए आगे, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध भगीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान किस नदी प्रणालियों के द्वारा बना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो है जो भारत का उत्तरी मैदान बना है। इसी में देखिए, उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है, जो पंजाब के मैदान, गंगा का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा राजस्थान का मैदान, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। वही देखिए आगे, यह मैदान पूर्व से पश्चिम का लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान 3 नदी प्रणालियों से बना है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगा। दोस्तों आपको अभी जस्ट हम बताए हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये एंडीज पर्वत हो जाएगा, रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है, और तिब्बत में इसे चोमालुंगमा कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ये इसमें स्थित है। इसी में देखिए
दोस्तों आपको बता दें याद करने के ट्रिक से, जो नाग जिसमें लगा रहेगा ये अक्सर ये जम्मू कश्मीर में ही है, तो उसको आप याद रखें। शेष नाग तथा वेरी नाग झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। वही झेलम नदी शेषनाग झील से ही निकलती है और यह नदी वुलर झील से निकलने के बाद मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर बहती हैं और झेलम पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है भारत और पाकिस्तान के सीमा बनाने वाली नदी कौन है ये सीमा पे, तो हो जाएगा झेलम नदी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड में नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अन्नपूर्णा जो है पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड में स्थित नहीं है। जो इसकी व्याख्या से आप यहाँ समझिए, महान हिमालय पर स्थित पर्वत श्रृंखला में उत्तराखंड में बंदरपूंछ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री, पंचचूली, कुटी, सांगटांग स्थित हैं। यह पर्वत श्रृंखल समूह भगीरथी, अलकनंदा, पश्चिमी धौली, पूर्वी धौली तथा गौरी गंगा से निर्मित अनुप्रस्थ घाटियों द्वारा एक दूसरे से पृथक भूदृश्य बनाते हैं। इस सबको याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अभी जस्ट आपको हम बताए हैं ये सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई अभी जस्ट बताए हैं 8,000, ये 848 जो है, हाँ देखिए 8,848 दिया रहता है ये। जो इसकी व्याख्या आप यहाँ समझ लीजिए। विश्व की सर्वोच्च जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल व तिब्बत की सीमा पर बृहत हिमालय के ये भाग हैं। वही कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है 8598 मीटर है, भारत के सिक्किम राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा बनिहार दर्रा जो है, जम्मू और श्रीनगर को ये जोड़ती है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। पीर पंजार पर्वत श्रृंखला में स्थित जम्मू को बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। वही बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सबको याद रखें, आपको एग्जाम इस प्रकार की प्रश्न बन सकता है, श्रीनगर को प्रवेश द्वार कौन दर्रा को कहा जाता है, हो जाएगा बनिहाल दर्रा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चेनानी नौसरी सुरंग, ये सबसे लंबी सड़क सुरंग है। जो इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नौसरी सुरंग या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या श्यामा सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती हैं। वही इसका कार्य वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ तथा उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये काराकोरम दर्रा जो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो इसकी लंबाई जो 5,500 मतलब 5500 मीटर है समुद्र तल से। यहाँ देखिए इसके बारे में व्याख्या, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, मतलब अगर ये समुद्र हो गया, इस तल से ऊंचाई हो गया टोटल 5,500 ये मीटर है और यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए बनिहाल दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हम अभी आपको जस्ट हम बताए हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जो बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या आप समझिए। बड़ा लाचा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ती है, सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ती है और रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम स्थल है ये,
ये सब का आप याद रखिए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, नाथुरा दर्रा भारत में के कौन से राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। नाथुरा दर्रा भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुरा दर्रा सागर स्तर से ये 4310 मीटर ऊंची पर है। ये इसी में देखिए आगे, यह दर्रा रेशम मार्ग की एक शाखा भी रहा है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसके बंद कर दिया गया तथा परंतु वर्ष 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है माजुली द्वीप जो है स्थित है। जो आप यहाँ से देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेकों धाराओं में विभाजित हो जाती है जिससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप में सोनवाल जनजाति निवास करती हैं। इसी में देखिए आज अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? उसका उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर ये चित्रकूट जो जलप्रपात स्थित है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। इंद्रावती नदी दंडकारण्य पठार की प्रमुख नदी है तथा यह गोदावरी की सहायक नदी है और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है आपको और बना हुआ भी है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। जो और किस नदी पर स्थित हो तो हो जाएगा इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात जो 1214 किलोमीटर है। गुजरात के तट पर नर्मदा, ताप्ती, माही तथा साबरमती नदियाँ उपजाऊ भूमि का निर्माण करती हैं। वही मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.16 किलोमीटर है। दोस्तों आप इस सब को याद रखें, तटीय सीमा की लंबाई 6100 हो जाएगा और द्वीप सहित जो है लंबाई इतना है। इससे पहले हम ज्योग्राफी को पार्ट 1 वीडियो में ये सब करवा दिए हैं। दोस्तों अगर ज्योग्राफी का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, इसको आप यहाँ देखिए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या है, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है और कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह भी है। यहाँ नमक तथा सूखे मेवे का भी निर्यात होता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है किसको? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सेंटोस को जो ब्राज़ील में है। यहाँ देखिए आप इसके बारे में, सेंटोस बंदरगाह जो ब्राज़ील विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह है। साओ paulo ब्राज़ील का प्रमुख उत्पादक शहर है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यहाँ देखिए इसके बारे में व्याख्या, महाराष्ट्र में नोवासोवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया है। यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? उसका उत्तर हो जाएगा शरावती नदी। इसी में देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए, गोवा से न्यू मंगलोर तक का तटीय मैदान कर्नाटक का तट कहलाता है और कर्नाटक के तट पर शिवमोगा जिले की शरावती नदी पर जोग या महात्मा गांधी या गिर सोप्पा भी कहा जाता है। राजा रानी जलप्रपात भी स्थित है। इस सब को याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो दोस्तों ये सब याद रखिए आप,
एकमात्र हमारे इंडिया में सक्रिय ज्वालामुखी है, ये है बैरनद्वीप है, जो अंडमान निकोबार में ये जो वर्तमान में ये एक्टिव है। यहाँ देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप जो उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। यहाँ नारकोंडम नामक द्वीप पर सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालोआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप जो स्थित है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, और इस टॉपिक ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट का ये अंतिम प्रश्न है। ये इससे आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में। इसी में देखिए, किसी स्थान पर लंबे समय की मौसम की दशाओं का औसत क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जलवायु, उत्तर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। किसी स्थान पर लंबे समय के औसत की दशाओं का औसत जलवायु कहा जाता है। वही किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायु दाब कहा जाता है। सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। वायु दाब को मिली बार भी कहा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरबी भाषा से। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ देखिए। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन अर्थात मौसम है। देखिए इसी में आगे, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। वस्तुतः अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के पवनों द्वारा भारत की जलवायु प्रभावित होती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में देखिए, भारत की जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है और जलवायु तत्वों के वितरण पर भारत की कर्क रेखा पर अवस्थित और यहाँ के स्थलों रूपों का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हिमालय श्रेणी और हिंदुकुश मिलकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों के उत्तर से आने वाले ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 22 मई को मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ समझिए। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वही जैव विविधता का जो थीम था 2023 में, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, और 2024 का थीम है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गेहूँ। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम चक्रवातों में होने वाले वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। वही मावट की वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है और रबी की फसल यह फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है। दोस्तों आपको बता दें, ये रबी फसल जो होता है ये अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। वही मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। आपको दोस्तों खरीफ फसल बता दें आपको, ये जो जून से जुलाई माह में बोई जाती है और ये अक्टूबर नवंबर के माह में ये या दिसंबर भी लास्ट हो जाता है, ये काटी जाती है, जो धान की खेती सब होती है। देखिए दोस्तों, इसी में देखिए हमारे जो आगे हैं, अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल के माह में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि दलहन के फसल प्रमुख रूप से इसी माह में बोई जाती हैं। और जायद फसल होते हैं एक जो आपको अप्रैल से मई माह में बोई जाती है।
जिसमें कि मूंग आ जाते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब इस फसल में आते हैं। तारबूज आ जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि होती है ये। इसी में देखिए व्याख्या, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है, जबकि दक्षिण भारत में समकालीन प्रभाव के कारण तापमान सामान्य होता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा ऋतु का काल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मध्य जून से अगस्त तक होती है। ये दोस्तों बता दें, भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल के तट पर पहुँचती है। ये जून के पहले सप्ताह में ये पहले मौसम पहुँचती है। और दोस्तों इसी में बता दें, हमारे देश में जो है, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो लौटते हुए मानसून में सबसे अधिक बारिश किस राज्य में होती है? इसी में देखिए इसकी व्याख्या, वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से अगस्त तक होता है। इस समय उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र बना जाता है, जिसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। तो दोस्तों बता दें, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये वर्षा होती है। अरब सागर की पहली शाखा पश्चिमी घाट के 900 से 200 मीटर की ऊंचाई वाले भागों से टकराती हैं तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर भारी वर्षा कराती हैं। इसी में देखिए अरब सागरीय मानसून की सबसे पहले वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर होती है। वही अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये वर्षा होती है। वही उत्तर भारत में यह शाखा बंगाल के खाड़ी की शाखा में मिल जाती हैं। इसी में देखिए आगे, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर माह में ये होती है। इसकी व्याख्या यहाँ समझ लीजिए, शरद ऋतु की अवधि सितंबर से अक्टूबर तक रहती है। यह मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। इसी में देखिए, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने की मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। दिन के समय उच्च तापमान व रात्रि में कम तापमान इस ऋतु की विशेषता होती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 118 सेंटीमीटर। ये भारत में वार्षिक वर्षा जो होती है। यहाँ से इसकी व्याख्या समझिए, भारत का वार्षिक वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। वही सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम जो मेघालय में है, ये गारो खासी जयंतिया नाम का पहाड़ी एरिया है, जो जिससे टकरा कर वर्षा जो है बादल रुक जाती है और यहाँ पे वर्षा ज़्यादा कराती है। यहाँ पर 1300 सेंटीमीटर तक धार के मरुस्थल जैसलमेर में केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है। वही भारत में वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से सितंबर तक ये रहती है। जो इससे पहले हम आपको बताए हैं, सबसे पहले जो केरल तट पर ये मानसून पहुँचती है और यहाँ पे केरल, मुंबई से होते हुए ये बिहार और अब दोस्तों बता दें, और इसी में लौटते हुए मानसून जो है वर्षा होती तमिलनाडु में, जो बंगाल के खाड़ी से ये मानसून बनते हैं, इससे ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी मृदा का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक जो है ये लेटेराइट मिट्टी का जो प्रयोग की जाती है, जिसका व्याख्या यहाँ समझिए। लेटेराइट लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट होता है।
लेटेराइट मृदा शुष्क होने पर अत्यधिक कठोर हो जाती है। ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग लेटेराइट मृदा का ही होता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, ये पीट मृदा जो सबसे अधिक जो है केरल राज्य में पाई जाती हैं। जो इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मिट्टी की ऊपरी परत पर वनस्पति की परत जमी रहती है, जिसे पीट भी कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इसी में देखिए, इस मृदा के ऊपरी भाग पर वनस्पति के जीवाश्म किण्वन के रूप में भी जमा रहते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, ग्रेट बैरियर रीफ क्वासीलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के समांतर बनी हुई है। वही विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, काली मृदा नहीं पाई जाती है। दोस्तों बता दें, ये काली मृदा सबसे अधिक मात्रा में जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये केरल राज्य में जो है नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सब राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत में काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम गुजरात, उत्तरी कर्नाटक में पाए जाते हैं। जबकि केरल में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। वही यह मिट्टी 12 से 20% उत्तरी अक्षांश और 37% पूर्वी देशांतर के मध्य मिलती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये जो है ये असम में नहीं पाई जाती है। जिसकी लाल मृदा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड के संथाल परगना, मिजोरम तथा त्रिपुरा में पाई जाती हैं। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। वही असम में जरूर मृदा भी पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी में जो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। वही इस मृदा में सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए उसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। लेटेराइट मृदा प्रायः 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। वही अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निचालन अधिक होता है, अतः यह सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसलिए लेटेराइट मृदा में रोपित फसलों जैसे कॉफ़ी तथा मसालों की खेती की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले 1855 में की गई है। देखिए दोस्तों, जो कोलकाता में किया गया था, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में कोलकाता के समीप रिश्यरा नामक स्थान पर की गई है। वही भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से जूट उत्पादित होती हैं। वही में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई 1991 को की गई है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। वही इस नीति में उदारीकरण,
निजीकरण और भूमंडलीकरण का नारा दिया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, देखिए दुर्गापुर या स्पेन, ये सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्तों इसके व्याख्या से आप यहाँ समझिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उद्योग वर्ष जो है 1959 में स्थापना ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, जबकि हमारा जो उत्तर है ये दुर्गापुर स्पेन दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है ये कंपनी और ये स्थापना जो जिसके सहयोग से जिस देश से हुआ था ये दिया हुआ है। तो इसलिए राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापना किया गया था, वही भिलाई रूस के सहयोग से और बोकारो रूस के सहयोग से भी ये भी किया गया था, जबकि दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। यहाँ पर देखिए इसी में आगे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बोकारो संयंत्र झारखंड में वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है, ये सबको याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र उद्योग, ये कच्चे माल पर आधारित नहीं है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कृषि, वन, पशु व खनिज आधारित उद्योग हैं, वही निजी क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व के आधारित उद्योग हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? उसका उत्तर हो जाएगा लोहा भी हो जाए, एल्यूमिनियम भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, उपयुक्त सभी होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। जो देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, भारत के खनिज आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात, एल्यूमिनियम इस्पात, तांबा, पेट्रोलियम आदि प्रमुख हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा इस श्री गंगानगर में किया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ आप समझिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग का स्थान पर प्रमुख है। श्री गंगानगर राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। वही भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राज़ील के बाद विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये चीन में किया गया था। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, कागज निर्माण की विधि का विकास सर्वप्रथम 320 में चीन में हुआ था, वही नेपालगढ़ अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों और बता दें, इसमें रेशम की कीड़ा पालना भी, रेशम के कीड़ा से भी रेशम को पालन करना सबसे पहले चीन में ही स्टार्ट किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन? उसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, ओडिशा भारत का 53.82% से अधिक लौह पैदा करके प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का उत्तम लोहा मिलता है। दोस्तों बता दें, लोहा के ये अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, सिडराइट, ये जो है जो प्रमुख लोहा के अयस्क हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य घटते हुए क्रम जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, सर्वाधिक संचित भंडार कर्नाटक में है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, भारत में मैग्नीज धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है, वही मध्य प्रदेश जो 30.50% तथा महाराष्ट्र 70.14% भारत में आधे से भी अधिक मैग्नीज उत्पादन करते हैं। मैग्नीज एक लौह पूरक धातु है, इसे सभी उद्योगों का गुलाम भी कहा जाता है। इसके मिश्रण के बिना इस्पात निर्माण संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहरदगा। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए, जावर में जस्ते की खान है, वही खेतरी तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख है। दोस्तों ये प्रश्न इतना भी है जो ये भूगोल में ऑलरेडी ना जाने कितना बार बीपीएससी में ऑलरेडी प्रश्न ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, और ये बॉक्साइट खनिज की प्रमुख खान पलामू व लोहरदगा, बगरू पहाड़,
झारखंड के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है एवं इसकी उत्पत्ति का संबंध लेटेराइट चट्टानों से ही। हाँ दोस्तों, अगर इस सब का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो दोस्तों आगे देखिए, अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये प्रथम स्थान है। भारत में विश्व का लगभग 60% अबरक का उत्पादन किया जाता है। अबरक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। वही अबरक आग्नेय तथा कयांतरित चट्टानों में सीट के रूप में पाया जाता है। इसमें देखिए, अबरक के 3 प्रमुख प्रकार हैं: रूबी अबरक, मॉस्कोबाइट, बापोटाइट अबरक। अबरक का उत्पादन प्रमुख राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। इसी में देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, जो 478 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ये राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन ये पाए जाते हैं। इसमें देखिए इसकी व्याख्या, टंगस्टन के प्रमुख भंडार राजस्थान के डेगाना नागौर में हैं। यह विश्व में सर्वाधिक चीन में पाया जाता है टंगस्टन। वही टंगस्टन का प्रमुख ऑक्साइड वोल्फ्रामाइट, सिलाइट है। इसमें देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1867 ईस्वी के माकुम क्षेत्र में ये किया गया था, जिसका उत्तर हो जाएगा B। इसी में देखिए इसकी व्याख्या आगे, भारत में अधिकांश खनिज तेल भंडार का संबंध अवसादी चट्टानों से है, जिनका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। भारत में पहली बार 1867 ईस्वी को असम के माकुम क्षेत्र से पहली बार तेल निकाला गया। इससे पहले असम के ही नहरपुंग क्षेत्र में 1866 ईस्वी को असफल प्रयास किया गया। इसी में देखिए, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य प्रमुख रूप से ऑयल इंडिया लिमिटेड व ONGC द्वारा किया जाता है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बॉम्बे है, जो महाराष्ट्र में है। इसी में देखिए इस प्रश्न की व्याख्या, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन बॉम्बे है, जो महाराष्ट्र से हो रहा है। देश के कुल खनिज तेल उत्पादन का 60% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बॉम्बे तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई तेल क्षेत्र, बसाई तेल क्षेत्र, खंबात के खाड़ी क्षेत्र में है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इस प्रश्न का उत्तर होगा तारापुर, वो महाराष्ट्र में। इसी में देखिए, हमारा जो व्याख्या है इसी में, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, जो महाराष्ट्र में सन 1969 ईस्वी को USA के सहयोग से तारापुर परमाणु विद्युत गृह मुंबई के निकट तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा राजस्थान में सन 1972 को कनाडा के सहयोग से ये किया गया है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं केंद्रमुख क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी में देखिए इस प्रश्न की व्याख्या, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं केंद्रमुख क्षेत्र चिक्कमंगलूर लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बेल्लारी तथा चिक्कमंगलूर प्रमुख हैं उत्पादन जिले हैं। बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राजस्थान, उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, सीसा उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में जावर, उदयपुर प्रमुख सीसा उत्पादन स्थल हैं। वही सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। जावर में हिंदुस्तान जिंक
लिमिटेड द्वारा इसके निकालने का काम किया जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 54.6% जो है ये कृषि पर निर्भर है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत लगभग 54 अजीब क्षेत्र के लगभग 51 कृषि कार्य होते हैं। वर्ष 2019 से 2020 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान मात्र 15.96% रहा गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये डी, बलारा कृषि। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। श्रीनगर में इसे चेन्नई कहा जाता है और ब्राज़ील में इसे रोका कृषि कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वलारा कहा जाता है। राजस्थान में वलारा कृषि को मैदानी भागों में, दजिया व पर्वतीय क्षेत्रों में चिम्माता कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें झूम कृषि के बारे में। झूम कृषि वो होते हैं जो आदिवासी के द्वारा ये किया जाता है। जो जंगली क्षेत्र में लोग रहते हैं, यहाँ पे जंगल को जो है साफ करके ये इसमें आग लगाकर राख को खेत में वितरण कर दिया जाता है। और जब तक इसमें कृषि योग्य भूमि रहते हैं उपजाऊ, तब तक इसमें खेती करते हैं इस जगह पे। फिर इस जगह को छोड़कर कोई दूसरा स्थान को ढूंढते हैं, उसे कोई झूम कृषि कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, खरीफ फसल जो है ये जून से जुलाई माह में बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर माह में काटी जाती है। जो खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली आते हैं। वही रबी फसल जो है ये अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल माह में काटी जाती है, जिसके अंतर्गत आते हैं दलहन, जैसे गेहूँ, ये सब आते हैं। और जायद फसल जो है फसल मई जून में बोई जाती है। इसके प्रमुख फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आदि। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ सब समझिए। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल जो हम आपको बताए हैं, खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली। रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। जायद में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला ये आदि आते हैं। दोस्तों हालांकि अब तो फसल करेला सब तो हर महीना में भी, कुछ महीना छोड़कर हर महीना में और फसल हो जाते हैं। जैसे कि चावल भी 2 मौसमी होते हैं, एक गर्मा धान होते हैं और एक जो नवंबर से दिसंबर माह में काटे जाते हैं, ये वो भी धान होते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश को चीनी कटोरा कहा जाता है। दोस्तों क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में ईख जो है ये उत्तर प्रदेश में ही होता है। जो फिलहाल में कभी कल महाराष्ट्र आ जाते हैं प्रथम और कभी कल उत्तर प्रदेश भी आ जाते हैं। इसी में देखिए इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ से, भारत में चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ज़रूर इस सब को नेट पर सर्च करके जो प्रथम स्थान पर कौन किया है उसको देख कर ज़रूर जाए, क्योंकि ये डेटा पुराना वाला है। अभी फ़िलहाल में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। इससे पहले उत्तर प्रदेश था चीनी के उत्पादन में। इसी में देखिए भारत की चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जो कभी कल महाराष्ट्र भी हो जाते हैं। इस सब को याद करके रखिए। यहाँ देश के लगभग 45% गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा मतलब मिट्टी उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लेटराइट मृदा उपयुक्त है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, चाय की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा लेटराइट है।
चाय की फसल मूल स्थान तियाना शान पर्वतमाला चीन में है। चाय बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। देश में चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान। यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी व सुरमा नदी के घाटी में चाय का उत्पादन कृषि की जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेहूं की। यहाँ पे देखिए, इसी में देखिए इसकी व्याख्या। गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं की फसल किस्में मैक्सिकन, सोना, सोनालिका, सुजाता, लाल बहादुर, कल्याण आदि ये किस्में हैं। वही चावल के बाद यह देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% एवं कुल बोए गए क्षेत्र के 13% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है और हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं की फसल का बढ़ा है। भारत में विश्व के लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है। वही हरित क्रांति के पश्चात गेहूं में उच्च उत्पादकता एवं उत्पादन प्राप्त किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉफ़ी की किस्में हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त डी हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और ब्राज़ील में कॉफ़ी के 3 किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन का मात्र 4% उत्पादन भारत में किया जाता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक रहती है और कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फेजेंटा कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों अभी जस्ट आपको हम बताए हैं खरीफ की फसल में जो आपको चावल आते हैं ये मक्का, सोयाबीन, गेहूँ नहीं आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये डी। इसी में देखिए इस प्रश्न की व्याख्या। खरीफ की फसल वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बुआई करके सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। दोस्तों भारत में चावल, कपास, मक्का, जूट, सोयाबीन, बाजरा खरीफ की फसल है। दोस्तों यहाँ पर सितंबर अक्टूबर दिया हुआ है, ये अक्टूबर नवंबर भी ये होता है ये। इसी में देखिए लास्ट दिसंबर तक भी चला जाता है। गेहूं रबी की फसल है। खरीफ की फसलों के दक्षिण पूर्वी मानसून वर्षा से अधिक लाभ होता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र होगा। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। भारत में सोयाबीन के लिए मालवा का पठार जो सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार बनता है, जो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो हो जाएगा सोयाबीन। विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र की फसल के अंतर्गत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चावल हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो व्याख्या है, भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यह एक उष्ण अर्धकटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। देश में सकल बोई गई भूमि के 23% में चावल उगाया जाता है। इसी में देखिए आगे, चीन के बाद भारत के विश्व में दूसरा स्थान है। चीन में सबसे अधिक मात्रा में चावल उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान पर भारत है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कयाल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये केरल की लैगून है ये। इसी में देखिए इसकी व्याख्या आप समझिए। यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर और चौड़ाई 20 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट के सहारे हैं। इन क्षेत्रों में
बालुका स्तूपों की उपस्थिति के कारण उनके छिछले लैगून और पश्च जल निर्मित हुए, जिन्हें यहाँ कयाल कहते हैं। वेम्बनाड तथा अष्टमुदी केरल के कयाल लैगून के कुछ उदाहरण हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये संयुक्त परियोजना है। जो इसकी व्याख्या से आप यहाँ समझिए, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा एवं पंजाब नांगल में सतलुज नदी पर स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा, ये भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो हो जाएगा सतलुज नदी पर। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों में नाभिक को जोड़ती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सिलचर एवं पोरबंदर को। दोस्तों आपको ये भी पूछ लिया जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना किससे संबंधित है, तो अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा। ये जो है ये रास्ता जो NHS से संबंधित है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारा है जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यह मार्ग NH-27 के नाम से भी जाना जाता है। NH-27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जी सबसे लंबा NH कौन है, तो हो जाएगा NH-47। NH मतलब होता है नेशनल, S से होता है हाईवे। यह परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना वर्ष 2001 में शुरू की गई। यह परियोजना भारत के सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी योजना है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग 85 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा C। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। जो 92 किलोमीटर लंबी का यह राजमार्ग छपरा सीवान होते हुए गोपालगंज को जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1960 ईस्वी में ये किया गया था। राष्ट्रीय जो BRO सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए संगठन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में से लेह तक संसार के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। इसी में देखिए हमारे जगह दिल्ली, मुंबई व चेन्नई कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा NH मतलब नेशनल हाईवे 48 को ये जोड़ती है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई NH-48 से जुड़े हुए हैं। NH-48 भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें आपको पूछ लिया जाएगा सबसे अधिक जो व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा, तो NH-48 जो भारत के सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से जयपुर तक किशनगढ़ एक्सप्रेस व नेशनल एक्सप्रेस 1 उदयपुर से बड़ोदरा और बड़ोदरा से बम्बई सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग की विलय किया जाता है। दोस्तों इससे आगे प्रश्न जो हम अगला वीडियो में पढ़ाएंगे को। दोस्तों इस टॉपिक को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।